गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ चाल? ਵਧੀਆ हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली सारी ਵਧੀਆ है? बच्चा कह रहा है बहुत बढ़िया सर, आप सुनाओ क्या हाल चाल है? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ जी। आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग है, आपकी दुआएं हैं, बहुत सारा प्यार है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है जी। अच्छा एक बात बताओ, क्लास नंबर 1 देख ली थी सबने? क्लास नंबर 1 में कोई डाउट तो नहीं है? मज़ा आ गया? बच्चा कह रहा है बहुत मज़ा आ गया सर, टैक्स की दुनिया तो अलग है। अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुई दुनिया, अभी तो मैं टैक्स की दुनिया दिखाने पे आऊँगा ना, आप कहोगे सर वाकई मज़ा आ रहा है और मन कर रहा है कि हमें टैक्स में ही काम करना है। और मैं आपका ऐसा मन बना दूंगा, मैंने कल भी कहा था सर आप ब्लड टेस्ट करवा लेना, अगर अंदर से टैक्स नहीं निकला फिर आप मुझे बोल देना कि सर ये ब्लड निकल रहा है, अंदर से टैक्स नहीं निकल रहा। इतनी बढ़िया तरीके से हम क्लास में करेंगे, ठीक है। अच्छा एक दो बच्चों को फिर कल कंफ्यूजन आ गई थी, मैं दोबारा से क्लियर कर दूं जी। ये जो 3 क्लास में यूट्यूब पे भी बेसिक अपलोड कर रहा हूं, जो क्लासेस आप लोग परचेज कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे क्लास परचेज कर चुके हैं, उनके मन में ये डाउट आ रहा है कि सर ये वाली 3 क्लास अगर हम यूट्यूब पे देख लेंगे तो जो क्लास हमारे पास आ रही हैं क्या वो 3 क्लास नहीं देखनी? आंसर इज नो सर, क्लास नंबर 1 से ही आपने सारी क्लास देखनी है। मतलब अगर इनकम टैक्स की 82 क्लास अगर आपके पास आएंगी तो 82 के 82 क्लास ही आपको देखनी पड़ेंगी, बस ये पर ध्यान देना। ये 3 क्लास तो बेसिक क्लास हैं, वहां पे आपको क्लास में मैंने पहले भी कहा था कि 2-2 घंटे की क्लास होंगी और क्लास नंबर 1 से ही आपने देखना स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर आपने 3 क्लास देख ली है फिर तो बहुत बड़ी है, तो भी क्लास नंबर 1 से देखनी है। अगर 3 क्लास नहीं देखी है फिर तो क्लास नंबर 1 से देखनी ही देखनी है, जो बच्चे क्लासेस परचेज कर रही हैं, ठीक है। चलो जी इधर देखो ध्यान से। अब लास्ट क्लास में हमने थोड़ा बहुत टैक्सेशन के बारे में बेसिक आइडिया लिया था कि जो हमारा पेपर टैक्सेशन का है उसमें कौन कौन सी बातें पढ़ने को मिलेंगी, कौन कौन से चैप्टर हमारे इनकम टैक्स में होंगे। कुछ चैप्टर हमने थोड़े बहुत डिस्कस किए थे कि किन चैप्टर में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, वो सारी बातें हम कर चुके थे। कुछ बैलेंस चैप्टर आज हमें देखने हैं कि जो बैलेंस चैप्टर इनकम टैक्स में हैं उसमें और हमें कौन सी बातें पढ़ने को मिलेंगी। और अगर हमारे एग्जाम दिसंबर में हैं, या कई बच्चे ऐसे भी होंगे वो कहते हैं सर हमें ना दिसंबर 21 में एग्जाम नहीं देने, हमें जून 22 में एग्जाम देने हैं, तो जून 22 में अगर हमारे एग्जाम होंगे तो हमें कौन सी अमेंडमेंट पढ़नी पड़ेंगी, और अगर दिसंबर 21 में एग्जाम होंगे तो हमें अमेंडमेंट कौन सी पढ़नी पड़ेंगी। और जो भी क्लासेस होंगी, मैंने पहले भी कहा था फुली अपडेटेड क्लासेस होंगी दिसंबर 21। मैं जून 22 की बात नहीं कर रहा सर, क्योंकि जून 22 में फाइनेंस एक्ट चेंज हो जाएगा और फाइनेंस एक्ट चेंज होने की वजह से अमेंडमेंट्स आती हैं। जो क्लासेस आपको मिलेंगी वो दिसंबर 21 तक के लिए फुली अपडेटेड होंगी, उसमें सिंगल क्लास भी आपकी पुरानी नहीं होगी, सिंगल क्लास भी पुराने फाइनेंस एक्ट की नहीं होगी, ठीक है जी। अच्छा इधर सुनना ध्यान से। अब क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार फटाफट से कर लेते हैं प्रार्थना। सारे बच्चे हाथ जोड़ लो फटाफट से, एक बार भगवान जी की प्रार्थना करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, ठीक है जी। 1 2 3 स्टार्ट। हर बच्चा प्रार्थना मेरे साथ बोलेगा जी, हर बच्चा प्रार्थना बोलेगा। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आहा कितनी पॉजिटिविटी आती है, मजा आ रहा है प्रार्थना करके। आपको आता है मजा? नालायको हाँ या ना तो बोल दिया करो। बच्चा कह रहा है बड़ा मजा आता है सर, स्कूल की याद आ जाती है, बस फिर ठीक है जी। इधर देखो ध्यान से, और एक बार फटाफट से ना लास्ट क्लास की रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि जो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मे भी लास्ट क्लास में नहीं होंगे, क्योंकि वो नालायक बच्चे हैं, उन्होंने क्लास नंबर 1 तो देखी ही नहीं, उनको लगा चलो लाइव सेशन चल रहा है बैठ जाते हैं, क्या तो कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। तो आज हमारी क्लास नंबर 2 है। मैं एक बार फिर बोलूँगा क्लास नंबर 1 पहले एक बार देख लेना, अगर नहीं देखी फटाफट से बेसिक आइडिया ले लो कि क्लास नंबर 1 में हमने क्या किया था, फिर क्लास नंबर 2 आज हम स्टार्ट कर देंगे। लास्ट क्लास के अंदर मैंने कहा था कि जितने भी बच्चे CSEET पास करके आए हैं, छोटे छोटे से बच्चे सामने मेरे बैठे हैं, या जो भी बच्चे एग्जीक्यूटिव के हैं जिनका अभी एग्जाम है, तो मैंने कल भी कहा था कि आपका टैक्सेशन का पेपर जो होगा ना बिल्कुल नया पेपर होगा। आपने आज तक उस पेपर के बारे में सुना होगा बट प्रैक्टिकली आपने कभी देखा नहीं होगा।
अब वो सारी दुनिया हमें टैक्स में देखनी है जो बातें आपने सुनी थी। आप में से बहुत सारे बच्चों ने सुना कि सर मैंने सुना कि पापा ना इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, मेरे पापा टैक्स पे करते हैं सर, मेरे पापा की सैलरी की इनकम है, मेरे पापा बिजनेसमैन हैं, मेरे पापा को रेंटल इनकम आती है, पापा को इंटरेस्ट आता है, पापा को डिविडेंड आता है, तो उन सारी इनकम पे टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, वो सारी की सारी बातें आपके यहाँ पे आती। एक बच्चा कहता है यार मैं ना लॉकडाउन से पहले की बात है, जब लॉकडाउन नहीं था ना, मैं हल्दीराम गया था, हल्दीराम के बिल में ना जीएसटी लगा हुआ था, अब मुझे समझ ही नहीं आया वो जीएसटी कौन सा है। वो सारी बातें हम क्लास में डिस्कस करेंगे। मतलब वो जीएसटी कितने तरह के होते हैं, कौन सा जीएसटी कब लगेगा, कस्टम ड्यूटी क्या होती है, जीएसटी क्या होगा, इनकम टैक्स क्या होगा, ये सारी बातें डिटेल में हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, जो बातें सुनी हैं उन बातों को समझेंगे भी और प्रैक्टिकली अप्लाई भी करेंगे। ठीक है जी, इधर सुना ध्यान से। अब ये सारी बातें मैंने कल की क्लास में डिस्कस की थी कि हमारे सिलेबस में जो भी टैक्स का पेपर है वो टोटल 100 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर के हमारे इनकम टैक्स होगा, 50 नंबर का हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होगा। आईडीटी में आपके 2 टैक्स कवर होंगे, एक तो कवर होगा जीएसटी, एक कवर होगा कस्टम। जीएसटी हमारे एग्जाम में 40 से 45 नंबर का होगा, कस्टम जो होगा हमारे एग्जाम में 5 से 10 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो कस्टम के होंगे। और इनकम टैक्स हमारे एग्जाम में फ्लैट 50 नंबर का आएगा। वैसे डायरेक्ट टैक्स में 2 टैक्स होते हैं, फटाफट से बोलो कौन कौन से। एक तो इनकम टैक्स, दूसरा कौन सा था, इंटरनेशनल टैक्सेशन, जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, जो सीएस प्रोफेशनल के अंदर पढ़ने को मिलेगा, अभी हमें नहीं पढ़ना। अच्छा, इनकम टैक्स सबसे पहले हमने क्लास में स्टार्ट करना है। मैंने क्या बोला कि जो टोटल 82 लेक्चर आपके इनकम टैक्स के होंगे, सबसे पहले आपने इनकम टैक्स देखना है, फिर जो 48 लेक्चर आपके पास जीएसटी के होंगे, फिर आपने जीएसटी देना है, और लास्ट में देखना आपने कस्टम। अब अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूंगा तो इनकम टैक्स में ना काफी सारे चैप्टर हमें देखने को मिलेंगे, और सारे इनकम टैक्स को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। याद करो, पार्ट नंबर 1 मैंने कहा था कि पार्ट नंबर 1 हमें क्या बताएगा। पार्ट नंबर 1 में मेनली 2 चैप्टर कवर होंगे। पहला चैप्टर होगा बेसिक का, सेकंड होगा रेजिडेंशियल स्टेटस। अब जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं जी, हर बच्चा मुझसे मेरे साथ पार्टिसिपेट करेगा। अगर चैप्टर नंबर 1 की बात करूंगा, याद कराओ लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 1 में क्या लिखा होगा कि किसी पर्सन के टैक्स रेट क्या होंगे, टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, इंडिविजुअल के रेट क्या होंगे, एचयूएफ के क्या होंगे, पार्टनरशिप फर्म के क्या होंगे, अगर कोई कंपनी है इन सब के टैक्स रेट क्या होंगे, किस तरह से टैक्स कैलकुलेट होगा, ये सारी की सारी बातें चैप्टर नंबर 1 हमें सिखाएगा। फिर चैप्टर नंबर 2 मैंने कहा था कि अगर कोई पर्सन इंडिया का रेजिडेंट बनना चाहता है या इंडिया का नॉन रेजिडेंट, वो कैसे बनेगा, इंडियन सिटीजन कब बनेंगे, फॉरेन सिटीजन कब बनेंगे, इंडियन ओरिजिन कब बनेंगे, फॉरेन ओरिजिन कब बनेंगे, ये सारी की सारी बातें चैप्टर नंबर 2 के अंदर आती हैं। एक बच्चा कहता है यार तुम कल की क्लास में आए थे क्या, दूसरा बच्चा कहता है यार मैं भी नहीं आया था, कह रहा यार यही समझ नहीं आ रहा, सर कह रहे हैं इंडिया के रेजिडेंट कब बनेंगे, हम तो इंडिया के रेजिडेंट ही हैं ना, तो क्या हम इंडिया के रेजिडेंट बन जाएंगे। तीसरा बच्चा कहता है नलायक, मैं कल की क्लास में आया था, सर ने कहा था रेजिडेंट बनना या ना बनना वो कुछ कंडीशन पे डिपेंड करता है। और अब चैट बॉक्स में मत लिख देना कि सर हम इंडिया में पैदा हुए, आधार कार्ड इंडिया का है, पैन कार्ड है, ये सारी बातें बेकार की है, ये सारी बातें बेकार की है। सर ने कहा है हमें क्लास के अंदर बताएंगे रेजिडेंट होना या ना होना कुछ कंडीशन पे डिपेंड करेगा, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड कर दूंगा तो रेजिडेंट बनूंगा, नहीं तो नहीं बनूंगा। तो सिंपल सी बात ये निकल कह रहे कि इंडिया का रेजिडेंट बनना या ना बनना वो आपके बर्थ पे डिपेंड नहीं करेगा, आधार कार्ड पे डिपेंड नहीं करेगा, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड करोगे उस केस में रेजिडेंट बनोगे, नहीं तो आप रेजिडेंट नहीं बनोगे, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद फिर मैंने कहा पार्ट नंबर 2 में आपके सारे टॉपिक कवर होंगे। अब ये सारे टॉपिक कौन कौन से कवर होंगे, फटाफट से मुझे रिवीजन करा दो जी। आपको मैंने अकाउंट्स और इनकम टैक्स में डिफरेंस बताया था। अकाउंट्स और इनकम टैक्स में 36 का आंकड़ा होता है। अकाउंट्स वाले कहते हैं सारे खर्चे डेबिट कर दो, सारी इनकम क्रेडिट कर दो। इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि हमारे इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होगा। इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि हमारे इनकम टैक्स में कौन सी इनकम कैसे टैक्सेबल होगी, वो डिपेंड करता है वो इनकम आई कहाँ से है। क्योंकि अगर वो सैलरी की इनकम होगी उसके लिए सैलरी का हेड है, अगर रेंटल इनकम होगी उसके लिए हाउस प्रॉपर्टी है, अगर मान लो बिजनेस की इनकम है, प्रोफेशन की इनकम है, उसके लिए पीजीबीपी है, अगर मान लो एसेट को सेल करके कोई इनकम आई है उसके लिए कैपिटल गेन है, और जो कोई इनकम कहीं भी टैक्सेबल नहीं होगी वो सारी की सारी इनकम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। ये सारी बात हमने लास्ट क्लास में की थी। अब मुझे फटाफट से बोलो, पूरी क्लास एक साथ पार्टिसिपेट करेगी चैट बॉक्स में, पूरी क्लास एक साथ पार्टिसिपेट करेगी। इनकम टैक्स में टोटल मिला के हमारे कितने हेड हैं, जल्दी बोलो। इनकम टैक्स में कितने हेड होते हैं? 5। कौन कौन से? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। दोबारा बोलो, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। एक बार फिर बोलो, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। मतलब इनकम टैक्स वाले बात कहते हैं कि इनकम आएगी कहां से, उसके अनलिमिटेड सोर्स होंगे, बट इनकम जाएगी कहां पर, उसके लिमिटेड सोर्स होंगे। भाई या तो इनकम उठा के सैलरी में टैक्सेबल करो, या हाउस प्रॉपर्टी, या पीजीबीपी, या इनकम कैपिटल गेन, या वो इनकम अदर सोर्स। ये हमारे इनकम टैक्स में 5 हेड होंगे, ये बात ध्यान देना।
फिर ये बात कंप्लीट करने के बाद ना मैंने कहा था कुछ लोगों ने क्या किया, इनकम को डाइवर्ट करना स्टार्ट किया। अब एक बच्चे के पापा सामने बैठे हैं, बच्चे के पापा कहते हैं यार मैं भी ना तुम्हारी क्लास देख रहा हूँ, तो मतलब बच्चे ने बोला कि विवेक सर अच्छा पढ़ाते हैं तो हम भी थोड़ी बहुत क्लास देख लेते हैं। अच्छा विवेक एक बात बताओ, मेरी इनकम ना 15 लाख रुपए आ रही है, मैं चाहता हूँ मैं 15 लाख पे टैक्स पे ना करूँ, कुछ इनकम डाइवर्ट कर दूँ। मैं कहा अंकल हो सकती है, आप मुझे एक बात बताओ, जो आंटी हैं मतलब आपकी वाइफ हैं वो क्या करते हैं? कह रहे उनकी तो कोई इनकम नहीं है। मैं कहा ऐसा कर सकता हूँ कि 2.5 लाख रुपए तक इनकम जो है ना आप अपनी वाइफ को डाइवर्ट कर दो, और अगर माइनर बच्चा है 18 साल से कम का अगर कोई है उसको इनकम ट्रांसफर कर दो। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि आप इनकम अगर ट्रांसफर करते हो, अगर वाइफ को करोगे, सन्स वाइफ करोगे, इसको करोगे, उसको करोगे, कहीं ना कहीं पर भी आपका टैक्स बच जाएगा। बट अगर ऐसे डाइवर्जन करोगे ना, तो इनकम टैक्स में एक चैप्टर है क्लबिंग ऑफ इनकम का, वो ये बात कहता है कि अगर कोई पर्सन अपनी इनकम यहां पे डाइवर्ट करेगा, उस केस में हम वापिस आपकी इनकम में एड बैक कर देंगे, इसको छोड़ के कहीं भी डाइवर्ट करेगा अभी तक क्लबिंग का लोन ही है। तो बच्चे के पापा कहते मतलब क्या अगर मैं अपनी वाइफ को ट्रांसफर करूंगा तो क्या उस केस में क्लबिंग का लोन नहीं लगेगा? मैं कहा अंकल लग तो जाएगा, बट हाँ कुछ ऐसे केसेस भी हैं अगर जहां इनकम ट्रांसफर करेंगे उस केस में क्लबिंग का लोन लगेगा। फॉर एग्जांपल फादर और मदर, अगर फादर की बात करूंगा, मदर की बात करूंगा, मेजर सन की बात करूंगा, उस केस में क्लबिंग का लॉ है ही नहीं। अगर मैं अपना एग्जांपल लूं, आज अगर मान लो आपने मुझे फीस पे की, अगर मैं कुछ इनकम अपने पापा को ट्रांसफर कर दूं, कुछ इनकम मम्मी को ट्रांसफर कर दूं, तो उस केस में कोई भी क्लबिंग का लॉ नहीं है। फादर और मदर वाले केस में क्लबिंग का लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको बताऊंगा कि आप इनकम कहां कहां डाइवर्ट कर सकते हो ताकि आपका टैक्स बच जाए। तो मेनली बस ये बात ध्यान देना कि क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या है। क्लबिंग ऑफ इनकम मींस कि अगर किसी पर्सन ने इनकम डाइवर्ट करके टैक्स बचाने की कोशिश की होगी ना, तो गवर्नमेंट कह रही है वो इनकम हम वापस से एड बैक कर देंगे। बट क्लबिंग का चैप्टर हर केस में एप्लीकेबल हो जाता है, कुछ केस को छोड़ के। अब क्लबिंग का लॉ किस केस में लगेगा, किस केस में नहीं लगेगा, वो सारी बातें भी हमें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। अगला फिर चैप्टर क्या होगा, सेट ऑफ लॉसेस। याद करो मैंने कहा था सेट ऑफ वाले चैप्टर में फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन है, उस बिजनेसमैन के दो बिजनेस हैं, एक बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा है, सेकंड बिजनेस से लॉस आ रहा है। अब अगर एक बिजनेस से प्रॉफिट है, सेकंड बिजनेस से लॉस आ रहा है, तो अगर एक बिजनेस का लॉस दूसरे बिजनेस की इनकम से किस तरह से खत्म करेंगे वो भी तो हमें देखना पड़ेगा। एक बच्चा कहता है सर मेरे पापा ना मुझसे पूछ रहे थे कि मेरे ना एक बिजनेस में लॉस है और एक बिजनेस में प्रॉफिट है, तो क्या वो लॉस को मैं दूसरी इनकम से सेट ऑफ कर सकता हूं? मैं कह रही बिल्कुल कर सकते हो। एक बच्चा कहता है सर मेरे पापा ना ये भी पूछ रहे थे कि मेरे को बिजनेस से लॉस है और मेरी ना इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, क्या बिजनेस के लॉस को इंटरेस्ट की इनकम से खत्म कर पाऊंगा? मैं कहा वो देखना पड़ेगा। मैं कहा बच्चे मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे बैंगनी, मेरे मेहरून कलर के बच्चे, ये सारी बातें हमें क्लास में देखनी पड़ेंगी क्लबिंग और सेट ऑफ के चैप्टर में, कि अगर मेरे को लॉस होते हैं उस लॉस को मैं किस इनकम से खत्म कर पाऊंगा, ये सारी बातें हम सेट ऑफ के चैप्टर में देखेंगे। तो ये ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका था। फिर लास्ट में एक चैप्टर आ गया डिडक्शन। याद करो मैंने कहा डिडक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो आपने LIC कराई, मेडिकल इंश्योरेंस करवाया, उस केस में जो भी आप प्रीमियम पे करोगे तो गवर्नमेंट बोलती है उस इनकम पे हम टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। ये सारी की सारी बात यहाँ तक निकल के आती है। तो मेरे ख्याल से टोटल मिला के हमारे 10 मिनट हुए होंगे। यस हमारे 10 मिनट हुए हैं और 10 मिनट में हमने लास्ट क्लास की पूरी रिवीजन कर ली दोबारा से। अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट तो नहीं है? पक्का अब स्टार्ट कर सकते हैं आज की क्लास। करें जी। हनी जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे नए उन्हें कुछ पढ़ा दिमाग में गया? बच्चा कह रहा है पढ़ा तो कुछ नहीं है, बट कोई बात नहीं सर, हम बैठना चाहते हैं, हम आराम से क्लास देखना चाहते हैं, बस आराम से चुप करके ना अब आने वाला 1 घंटा मेरी बातों को सुन लेना। अगर आने वाला 1 घंटा आपने मेरी बातों को सुन लिया ना, और बहुत सारी बातें आज सीख के जाओगे आप। और मैं नॉर्मली हर बैच के अंदर बोलता हूं कि आप मुझसे कोचिंग लो या ना लो सर, वो आपकी मर्जी है, बट इतनी मेरी गारंटी है सर, आप जो भी बातें समझोगे ना आपको फील होंगी कि यार वाकई मजा आ गया, मतलब तसल्ली होगी यार वाकई मजा आ गया भाई, टैक्स पढ़ना है तो इस तरह से पढ़ना है। इधर सुना आप ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं। अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद अब जो अगला हमें पार्ट नंबर 3 हमारे सामने है, दैट इज मिसलेनियस टॉपिक। इसके अंदर हमें क्या पढ़ने को मिलेगा? जब हम सबसे पहले क्लास में इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे तो इनकम टैक्स में पार्ट नंबर 1 कंप्लीट करेंगे, पार्ट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे, फिर हम पार्ट नंबर 3 के अंदर आएंगे। अब पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या पढ़ने को मिलेगा? जितने भी आपके मिसलेनियस चैप्टर्स होंगे, जो छोटे मोटे चैप्टर्स होंगे ना, वो सारे के सारे पार्ट नंबर 3 के अंदर कवर होते हैं। अब पार्ट नंबर 3 में सबसे पहला चैप्टर क्या लिखा हुआ है? रिटर्न ऑफ इनकम। अब अगर मैं रिटर्न ऑफ इनकम की बात करूंगा तो रिटर्न ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? एक बात मैंने सोच के बताओ। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं उनसे मेरा क्वेश्चन है,
एक बार मुझे सोच के बताना, क्या आपके फादर रिटर्न फाइल करते हैं या नहीं करते? बस ये मुझे बताओ। अच्छा चलो रिटर्न छोड़ो, रिटर्न छोड़ो, अभी आपको ये पता ही नहीं होगा रिटर्न होती क्या है। क्या आपके फादर के मुंह से कभी आपने सुना कि वो इनकम टैक्स पे करते हैं? प्लीज एंट्रेस करना। अगर आपने कभी भी सुना हो पापा के मुंह से कि पापा इनकम टैक्स पे करते हैं, प्लीज एंट्रेस जी। काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने ये सुना है कि पापा इनकम टैक्स पे करते हैं, या किसी के मुंह से सुना होगा कि हाँ हम इनकम टैक्स पे करते हैं। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरे पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब अगर आपके फादर इनकम टैक्स पे करते हैं तो वे सी बात है कि जब वो इनकम टैक्स पे करते होंगे उसके लिए क्या कैलकुलेट करते होंगे? पहले वो इनकम कैलकुलेट करते होंगे, क्योंकि बिना इनकम के तो इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा ही नहीं ना। तो वो इनकम कैलकुलेट करेंगे, उस इनकम पे जो भी रेट एप्लीकेबल होंगे, इनकम को रेट से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा वो पे करते होंगे। अब जितने बच्चे मेरी फैमिली के मेरे सामने बैठे हैं, सोच समझ के आंसर देना। अब जो भी आपके फादर ने इनकम कैलकुलेट की, क्या वो इनकम पापा ने खुद कैलकुलेट की या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने मेरे पापा की इनकम कैलकुलेट की? सोच समझ के बोलना। आर प्रैक्टिकल लाइफ में इंडिया में जो भी लोग इनकम टैक्स पे करते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा आपको लो आता है, बस सोचो, थोड़ा सोचो कि जो भी लोग इनकम टैक्स पे करते होंगे क्या वो अपनी इनकम खुद कैलकुलेट करते होंगे या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होंगे वो उनकी इनकम निकालते होंगे? जो ये कह रहे हैं, हाँ जी सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे जी, सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। जो ये कह रहे हैं कि सर इनकम टैक्स निकालने के लिए जो इनकम निकाली जाती है वो इनकम हम खुद कैलकुलेट करते हैं, प्लीज एंट्रेस। जो ये कह रहे हैं कि वो इनकम हम खुद कैलकुलेट करते हैं, कई बच्चे तो हैं। और जो ये कह रहे हैं कि सर वो इनकम हम खुद कैलकुलेट नहीं करते, डिपार्टमेंट हमारी इनकम कैलकुलेट करता है। भाई जो डिपार्टमेंट है वो हमारी इनकम कैलकुलेट करता है। यहां पर भी कई बच्चे हैं, कई बच्चे आराम से बैठे हैं, कह रहे सर नहीं ये तो हमें पता नहीं, ना हम कैलकुलेट करते ना डिपार्टमेंट करता, सब मोह माया है सर। सर देखो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, इस नश्वर संसार से क्या लेके जाएंगे? मिट्टी के हम बने हुए हैं, मिट्टी में ही मिल जाना है सर। वैसे ही बैठे थे, थोड़ा जल्दी सुबह उठ गए थे तो सोचा चलो आज लाइव क्लास किसकी चल रही है, थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। नालायको हाँ या ना में तो बोल दिया करो। मैंने क्या बोला? एक बात बताओ, चाहे गलत ही तो होगा आंसर। मैं कह रहा हूं तुक्का ही तो मारना है, तुक्का मारने में तो हम तेज हैं। अब अगर कोई बच्चा आंसर नहीं देगा ना, उससे मेरी कट्टी हो जाएगी। सही बता रहा हूं सर, मजा नहीं आएगा पढ़ने में अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे ना, सही में मजा नहीं आएगा। प्लीज आपने पार्टिसिपेट करना है, इसको ऐसे फील करो जैसे ये आप फेस टू फेस क्लास ले रहे हो सर, और एक्चुअल में फीलिंग आएगी अगर आप मुझे आंसर दोगे। मैं पूरी क्लास से दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पूरी क्लास से दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ये बताओ कि जो भी प्रैक्टिकल लाइफ में जितने लोग इनकम टैक्स पे करते हैं और जो वो इनकम कैलकुलेट करते हैं, क्या वो इनकम अपनी खुद कैलकुलेट करते हैं या डिपार्टमेंट उनकी इनकम कैलकुलेट करता है? जो ये कह रहे हैं वो इनकम अपनी खुद कैलकुलेट करते हैं, मतलब वो इनकम खुद निकालते हैं। प्लीज एंट्रेस। चलो काफी बच्चे यहां पे। और जो ये कह रहे हैं कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता होगा ना, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता होगा उसके जो ऑफिसर होते होंगे वो इनकम हमारी निकालते हैं। यहां पर भी कई बच्चे हैं। अब एक बात मैंने सोच के बताओ, अब जिन नालायक बच्चों ने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले हमारी इनकम निकालते हैं, सोच के बोलना। आज इंडिया में 138 करोड़ लोग रहते हैं, आज इंडिया में 138 करोड़ लोग रहते हैं। मैं कह रहा हूं 50 करोड़ लोग भी इनकम अगर निकालते हैं, बाकी छोड़ दो, अगर 50 करोड़ लोगों की भी इनकम निकालनी है तो क्या 50 करोड़ इनकम टैक्स के ऑफिसर उनके घर के बाहर बैठे हैं इनकम निकालने के लिए? आंसर इज नो। सर आपने पापा से ही पूछ लेते, पापा भी बता देते कि बेटे इनकम हम खुद निकालते हैं, डिपार्टमेंट हमारी इनकम थोड़ा निकालता है। इनकम तो खुद निकालते हैं, या कौन निकालेगा? सीए कैलकुलेट करेगा या सीएस कैलकुलेट करेगा? सर डिपार्टमेंट को इतना टाइम नहीं है, डिपार्टमेंट कभी हमारी इनकम नहीं निकालता। सबसे पहले इनकम कौन निकालेंगे? हम खुद निकालेंगे, उसके बेस पे ही हम टैक्स पे करते हैं। अब बच्चा ये बात कहता है सर, मैंने कहा हाँ, कहता सर अगर फिर डिपार्टमेंट हमारी इनकम निकालता है, सॉरी अगर असेसिबल, अगर हम अपनी इनकम खुद निकालते हैं फिर तो हर आदमी अपनी इनकम कम निकाल के बताएगा। भाई अगर मान लो डिपार्टमेंट ने मुझे कहा विवेक तुमने जो इनकम कमाई है पूरे साल में वो इनकम कैलकुलेट करके बता दो, और ठीक है आराम से जो तुम बताओगे उसके बेस पे टैक्स पे कर दो, फिर तो आप हमेशा कम इनकम बताओगे। और अगर कम इनकम बताओगे, आप कम टैक्स पे करोगे, तो डिपार्टमेंट कैसे चेक करेगा आपने इनकम सही निकाली या गलत निकाली? उसी के लिए ही तो एक चैप्टर लेकर आए रिटर्न ऑफ इनकम। सर पहली बात तो ये समझ लो, इनकम टैक्स में इवन इनकम टैक्स क्या, जितने भी हमारे सिलेबस में टैक्स हैं, जितने भी हमारे सिलेबस में टैक्स हैं, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो जीएसटी है, चाहे वो कस्टम है,
इन तीनों के अंदर इनका डिपार्टमेंट असेसी को ऑनेस्ट मानता है। इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि इंडिया में रहने वाला हर पर्सन ईमानदार है, वो अपनी इनकम खुद निकाले, खुद टैक्स निकाले, उसके बिहाफ पर हमें पे कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। एक बच्चा कह रहा है हाय राम, ये तो डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी गलती है, हमें ईमानदार माना है तो है। सर है तो है, आप करे तो करें क्या? डिपार्टमेंट ही फंसा हुआ है ना। डिपार्टमेंट कह रहा है इतने करोड़ लोगों की हम इनकम कैलकुलेट नहीं कर सकते जी, तुम अपनी इनकम खुद निकालो, तुम टैक्स खुद निकालो, जो तुम निकालोगे उसके बेस पे हमें पे कर दो। बट अब सुना ध्यान से, डिपार्टमेंट कहना क्या चाहता है। अब डिपार्टमेंट ये बात कहना चाहता है, विवेक एक बात बता, हम तुझे कह रहे हैं तो अपनी इनकम खुद निकाल, हम तुझे कह रहे हैं तो अपनी इनकम खुद निकाल, और जो तेरा टैक्स बनता है तेरे अकॉर्डिंग जो टैक्स बनता है ना वो हमें पे कर दे। अब सुना ध्यान से, अब डिपार्टमेंट ने क्या बोला, मैंने डिपार्टमेंट को बोला मान लो मेरे हाथ में ना 500 रुपए हैं, मेरे हाथ में मान लो 500 रुपए हैं, और मान लो इनकम जो है वो स्टार्टिंग से टैक्सेबल होती है, वैसे इनकम 2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट होती है। मैंने कल भी कहा था वैसे इनकम 2.5 लाख एग्जाम्प्ट होती है, बट एग्जाम्पल के लिए मान लो इनकम स्टार्टिंग से टैक्सेबल होती है। अब मैंने डिपार्टमेंट को बोला, मैंने कहा डिपार्टमेंट ने कहा, मैं कहा डिपार्टमेंट मेरी इनकम ना पूरे साल की 500 रुपए है, तो अब ये इनकम मैंने खुद कैलकुलेट की, मैंने कहा मेरी इनकम पूरे साल की 500 रुपए है। अब डिपार्टमेंट मुझे कह रहा है विवेक, जो ये 500 रुपए की तूने इनकम निकाली है ना, जो 500 रुपए की तूने इनकम निकाली है, ये इनकम तूने कैसे निकाली उसकी एक रिटर्न फाइल कर। ये इनकम तूने निकाली कैसे है उसकी एक रिटर्न फाइल कर, ताकि हम चेक करेंगे बाद में कि ये 500 रुपए की इनकम तूने सही निकाली या गलत निकाली। तो सर जो आपके फादर के मुंह से अगर कभी आपने सुना है ना कि पापा रिटर्न फाइल करते हैं, तो रिटर्न इज नटशेल जस्ट ए इंफॉर्मेशन ऑफ एन एसएससी। मतलब हमारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो एक तरह की रिटर्न है, कि जो भी हमने इनकम कैलकुलेट की है, जिस बेस पे हमने टैक्स कैलकुलेट किया, उसकी कैलकुलेशन हमें गवर्नमेंट को शो करनी पड़ती है। किसके माध्यम से? रिटर्न के माध्यम से। तो जो आप सोच रहे थे ना कि सर अगर हमें इनकम निकालनी है तो हम कुछ भी कर लेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते सर, हम कुछ नहीं करते, क्योंकि आप सोच के बोलना, अगर मान लो हम कुछ भी कर लेंगे, अपनी इनकम कम दिखा देंगे, हमें रिटर्न तो फाइल करनी पड़ेगी ना। और अगर हमारी रिटर्न पकड़ में आ गई, सर अगर हमारी रिटर्न पकड़ में आ गई, मैं नॉर्मली क्लास के अंदर बोलता हूं, इंसान दो लोगों से डरता है, एक तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले घर में ना आ जाए, और एक उसकी मौत घर में ना आ जाए। सर मौत का दूसरा नाम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। सही बता रहा हूं सर, अगर वो घर में आ गए, वो उस साल का केस तो चेक करेंगे। इनकम टैक्स के पास पिछले 6 साल का केस चेक करने की पावर भी होती है। आप क्या सोच रहे हो सर, आप क्या सोच रहे हो? बट फिर भी लोग टैक्स कम करते हैं, फिर भी टैक्स की अवॉइडेंस करते हैं, फिर भी टैक्स की प्लानिंग करते हैं। वो कैसे करते हैं, वो सारी बातें हमें सिलेबस के अंदर पढ़ने को मिलेंगी। तो मैंने कहा था ना, आपकी रोम रोम से अगर मैंने टैक्स नहीं निकाल दिया ना, आप कहोगे सर मजा नहीं आया टैक्स पढ़ने का। फिर तो ये सारी बातें हमें क्लास में सीखनी है कि भैया रिटर्न कौन फाइल करता है, कैसे फाइल करता है, रिटर्न क्यों फाइल की जाती है। तो मेनली बात ये ध्यान दो कि रिटर्न का मतलब ये होता है कि जो भी आपने पूरे साल कैलकुलेशन की, वो किस तरह से कैलकुलेशन की, इनकम आपने कैसे कैलकुलेट की, उसकी पूरी परफॉर्मा फाइल करो, पूरी स्टेटमेंट फाइल करो, उसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑफ इनकम। तो रिटर्न ऑफ इनकम, आपके फादर अगर रिटर्न फाइल करते हैं, अगर पापा साथ बैठे हैं, अगर लाइव वो क्लास देख रहे हैं, उनसे प्लीज पूछना, पापा बोलेंगे बेटे हाँ मैं रिटर्न फाइल करता हूं। अगर मम्मी बिजनेसमैन है, मम्मी सैलरी क्लास पर्सन है, पूछना, मम्मी बोलेंगी हाँ बेटे रिटर्न फाइल करती हूँ। और जब पापा मम्मी बोल रहे हैं ना रिटर्न फाइल करते हैं, तो ऐसे और कौन कौन से लोग होंगे जो रिटर्न फाइल करते हैं, कब रिटर्न फाइल करनी होती है, क्यों रिटर्न फाइल करनी होती है, ये सारी बातें रिटर्न के चैप्टर में आएंगी। और मुझे पता है आपके मन में डाउट क्या चल रहा है। बच्चा कह रहे सर एक डाउट है। मैं कहा बताओ क्या है। कहता सर डाउट ये है, पापा ना ये पूछ रहे हैं यार, अभी ना जैसे आज हमारी 26 मई है, आज हमारी 26 तारीख हो गई, कह रहे वो जुलाई में ना रिटर्न फाइल करनी है। तो पापा ये पूछ रहे हैं कि बेटे विवेक सर से पूछो फटाफट से, भाई अगर मैं जुलाई में रिटर्न फाइल नहीं कर पाता तो क्या मैं लेट रिटर्न फाइल कर सकता हूँ? या हुआ क्या था, मैं ना मेरे पास कई बार डाउट आता है कि मैं जब रिटर्न फाइल करता हूँ ना, तो मान लो उस रिटर्न में कोई गलती हो गई, तो क्या उस गलती को हम रिवाइज भी कर सकते हैं? मान लो अगर मैंने रिटर्न फाइल की, उसमें कोई गलती हो जाती है, तो क्या रिटर्न रिवाइज हो सकती है? मैं कहा अंकल टेंशन मत लो, ये सारी बातें आपके बच्चे को सिखा दूंगा मैं, कि रिटर्न फाइल कब होती है, लेट फाइल कब तक हो सकती है, अगर गलती हो जाए तो रिवाइज करने के चांसेस क्या है, कब तक रिवाइज कर सकते हैं। ये सारी बातें हम क्लास के अंदर पढ़ेंगे रिटर्न ऑफ इनकम के चैप्टर में। मतलब एक ऐसा चैप्टर जो प्रैक्टिकल लाइफ से पूरा पूरा लिंक है, एक ऐसा चैप्टर जो आपको ये फील कराएगा जैसे आप ऑफिस में ही काम कर रहे हो।
एक ऐसा चैप्टर जो आपको एक्चुअल में ये फील करवा देगा कि अगर मैं सीएस बन जाऊं तो सीएस बनने के बाद कंसल्ट कैसे करूंगा, कंसल्टेंसी कैसे दूंगा, वो सारी बातें हम रिटर्न में सीखेंगे जी। तो पहली बात तो ये समझो जी, रिटर्न ऑफ इनकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस एंड प्रैक्टिकल लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ही है। तो एक तो ये चैप्टर हमें करना होगा रिटर्न ऑफ इनकम पार्ट नंबर 3 में। फिर एक चैप्टर हमारा होगा जी एडवांस टैक्स का। अब ये एडवांस टैक्स का मतलब क्या होता है जी, नाम से पता लग रहा है, पूरी क्लास मुझे बताएगी। यहां पे एक वर्ड लिखा है एडवांस टैक्स, कोई बताएगा एडवांस का मतलब क्या होता है? कोई बताना चाहता हो एडवांस का मतलब क्या होता है? एडवांस मींस पहले और टैक्स मतलब टैक्स। अब एडवांस टैक्स का मतलब क्या होता है कि समय से पहले टैक्स। अब ये समय से पहले टैक्स का मतलब क्या है कि मतलब एक टाइम होता है टैक्स पे करने का। मतलब नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स में कभी भी जिस साल आप पैसा कमाते हो ना, आपको उस साल कभी टैक्स पे नहीं करना होता। जैसे अभी हमारे यहां 26 मई है, इस साल में जितनी मैं इनकम कमाऊंगा, इस साल में जो भी इनकम कमाऊंगा ना, इस साल जो इनकम कमाऊंगा उस इनकम पर मुझे इस साल टैक्स पे नहीं करना। अब वो मुझे कब टैक्स पे करना है, बट गवर्नमेंट कहते हैं कुछ केस ऐसे होंगे कि जब आपको नॉर्मल टैक्स पे करना होगा उससे पहले ही आपको टैक्स देना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं एडवांस टैक्स। आपने शायद अगर कभी न्यूज़ सुनी हो, अब न्यूज़ कहाँ देखते होंगे आजकल, तो आपको फेसबुक से ही मतलब टाइम नहीं है, इंस्टाग्राम से टाइम नहीं है, व्हाट्सएप से टाइम नहीं है, टेलीग्राम पे टाइम नहीं है, यूट्यूब पे टाइम नहीं, इतने बिजी आप हो, बताओ आप कहाँ न्यूज़ देखते होंगे? अगर कोई बच्चा न्यूज़ में इंटरेस्टेड है, अगर किसी बच्चे ने न्यूज़ देखी होगी तो शायद कभी आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कपिल शर्मा ने इतने करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स पे किया, सलमान खान ने इतने करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स पे किया। अब कपिल शर्मा ने इतने करोड़ का एडवांस टैक्स पे किया, सलमान खान ने इतने करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स पे किया, तो एक्चुअल में एडवांस टैक्स कॉन्सेप्ट है क्या, मतलब कब देना होता है, किसको देना होता है, ये सारी बातें हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। और फिर एक चैप्टर हमारा होगा जी टीडीएस और टीसीएस। अब ये टीडीएस क्या होता है? जिनके फादर सैलरी क्लास पर्सन है। सर प्लीज बातचीत नहीं यार, बातचीत नहीं, सीधो के बैठो, पहले सीधो के बैठो नालायक। मतलब हद हो गई, सुबह सुबह का टाइम है, बच्चा आंखें मसल रहा है, कह रहा सर नींद आने को हो रही है, लोरी सुनाऊं? इधर आओ। हाँ मेरा बच्चा, मेरे नोनू, मेरे सोनू, इधर देखो मेरे बच्चे, इधर देखो। अरे मेरे को तो कई बार लगता है एक टीचर का दर्जा तो माँ से भी ऊपर होना चाहिए। माँ तो एक बच्चे को सुलाती है, टीचर पूरी क्लास को सुलाने की काबिलियत रखता है, नालायक। मतलब हद हो गई, यहां चल रही है क्लास, यहां टैक्स की दुनिया चल रही है, बच्चा कह रहा है हमारी दुनिया अलग चल रही है। सर इधर देखो सर, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर मैं चाहता तो स्टार्टिंग से ही करवा देता। हाँ जी, टैक्स का मीनिंग लिखो जी, स्टार्टिंग से टैक्स का मीनिंग लिखो, डायरेक्ट किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट किसे कहते हैं। सर वो मेरे को मजा नहीं आता, जब तक आपको पूरे टैक्स का बेस ही क्लियर नहीं होगा ना सर, टैक्स पढ़ने का मजा आएगा ही नहीं। तो पहले बेस तो क्लियर हो कि हम पढ़ने क्या चाह रहे हैं, और ये बेस वही क्लियर कर रहा हूं कि देखो ये दुनिया जो आज तक आपने सुनी थी वो सारी दुनिया एक्चुअल लाइफ में आप देखोगे भी। अब सुना, मैं टीडीएस के बारे में कहना क्या चाहता हूं, सीधो के बैठेगा जी, हर बच्चा सीधा होके बैठेगा। अगर आपके फादर सैलरी क्लास पर्सन है, अगर आपके फादर सैलरी क्लास पर्सन है, पापा अगर साथ बैठे, पूछना पापा से, अगर पापा सैलरी क्लास पर्सन है ना, तो नॉर्मली कंपनी वाले जब भी पापा को सैलरी पे करते होंगे उसमें से कुछ टैक्स वो काट लेते होंगे। कंपनी वाले जब भी मतलब सैलरी पे करते होंगे उसमें से कुछ टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा करवा देते होंगे। अब जो कंपनी वाले सैलरी पे करते हैं उसमें से कुछ टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा करवा देते हैं, उसको हम बोलते हैं टीडीएस। वो टीडीएस होता है। टीडीएस का मतलब ये होता है कि मान लो कंपनी ने पापा को सैलरी पे करनी है, तो गवर्नमेंट ये बात बोलती है कंपनी को कि जब तुम इसको सैलरी पे करोगे ना, तो सैलरी की पेमेंट के टाइम पर ही इतना टैक्स काट के हमें जमा करवा दोगे, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सर ये कंपनी वाले ऐसा क्यों करते हैं सर, मतलब क्या टीडीएस, और जो ये टीडीएस सिर्फ सैलरी पर ही कटता है क्या, और कोई पेमेंट पे टीडीएस नहीं करता? मैंने कहा सारी बातें बताऊंगा, बहुत सारी पेमेंट ऐसी हैं जहां टीडीएस कटता है। और ये टीडीएस क्यों करता है, किस रेट से करता है, टीडीएस काटने वाला कौन होता है, कौन कौन से केसेस में टीडीएस करता है, ये सारी बातें आपके टीडीएस के लॉ के अंदर आएंगी। ठीक है, और भी कई सारे छोटे मोटे और टॉपिक आते हैं। और मंदिरों की इनकम हो गया, मंदिर की इनकम में टैक्स कैसे लगाते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, रिलीजियस ट्रस्ट हो गया, इन सब की इनकम में टैक्स कैसे लगता है, ये सारी बातें भी आपकी इनकम टैक्स के अंदर आएंगी। तो मेनली मेन चैप्टर जो हैं आपके इनकम टैक्स में जो हमें पढ़ने को मिलेंगे वो तो ये हैं। इसके अलावा भी और भी कई सारे चैप्टर हमें इनकम टैक्स में हैं जो हमारे धीरे धीरे पता लग जाएंगे हमें।
तो पहली बात तो ये बताओ, यहां तक क्लियर हो गया कि हमें इनकम टैक्स में क्या पढ़ने को मिलेगा? ठीक है, तो आपको देखो, अब खुद सोचना, जो बातें हमने 1.5 क्लास में की हैं वो बातें अब हमारे आने वाले जो 82 लेक्चर होंगे इनकम टैक्स के, उसके अंदर हमें सारी बातें करनी है। ठीक है, बोला 82 लेक्चर जो हमारे होंगे ना, उसके अंदर हमें यही सारी बातें करनी हैं जो भी 1.5 क्लास में हमने फटाफट से समझी हैं कि हर चैप्टर में क्या पढ़ने को मिलेगा। ठीक है जी, अब ये बातें तो हो गई, चलो भाई इनकम टैक्स में क्या पढ़ने को मिलेगा। अब अगली पॉइंट जो निकल के आ रहा है, अगला पॉइंट निकल के आ रहा है, सेकंड पॉइंट जो आज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है विच अमेंडमेंट्स ऑब्लिक अपडेशन आर रेलिवेंट फॉर एग्जाम। इसको थोड़ा ध्यान समझना जी, इसको थोड़ा ध्यान समझना, इसको थोड़ा ध्यान समझना। अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं ना सर, अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, रोजी रोटी पे बैठा हूं, कहते हैं ना रोजी रोटी बोलते हैं, मतलब अपनी गद्दी पे बैठा हूं, जहां पढ़ा रहे होते हैं वहां पे कभी बैठ के आप झूठ नहीं बोल सकते। झूठ नहीं बोलूंगा सर। अब आप में से बहुत सारे बच्चे, जितने बच्चे भी सामने बैठे, आप में से बहुत सारे बच्चे कई सारे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप के मेंबर होंगे, कई बच्चों ने हजारों सैकड़ों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किए होंगे, कई बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर होंगे, इतने सारे दोस्त होंगे। क्यों? ईटी के अंदर ना, ईटी के अंदर आपका इतना बड़ा ग्रुप बन गया था। अब हुआ क्या, उसका प्रॉब्लम पता क्या होती है? देखो प्रॉब्लम क्या होती है उसकी, प्रॉब्लम ये होती है, अब जैसे ही मान लो एक बच्चे ने कुछ कहीं देखा, उसने ग्रुप में डाल दिया, सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए। और मैं हर बैच के अंदर बोलता हूं, हर बैच के अंदर बोलता हूं कि मार्केट में एक ऐसा बच्चा घूम रहा है और वो बच्चा मुझे आज तक मिला नहीं, जिसका सिर्फ एक काम है अफवाह फैलाना, कंफ्यूजन क्रिएट करना बच्चों के दिमाग में। अरे भाई तूने ये अमेंडमेंट कर ली, अरे यार ये अमेंडमेंट तूने नहीं की, तू गया भाई, तेरा 100 नंबर का पेपर गया। मतलब कमाल की बात देखो, एक पहली बात तो वो अमेंडमेंट एग्जाम में आनी नहीं, वो रेलिवेंट नहीं है। और दूसरी बात, अगर मान लो बच्चे ने अमेंडमेंट नहीं भी की, ऐसे कंफ्यूज कर देंगे उसको, अरे यार तूने ये अमेंडमेंट नहीं की, भाई तू कर क्या रहा है, अब तू एग्जाम कैसे क्लियर करेगा, एक अमेंडमेंट तूने नहीं की। ऐसे ऐसे हालात होते हैं सर, ऐसे बच्चे मुझे मिल नहीं रहे जो बच्चे काम करते हैं। और प्रॉब्लम क्या होती है, ये सारी बातें क्लास में बताने के बाद भी फिर बच्चा वो कंफ्यूज होता है। क्यों? बच्चा कहता है टीचर तो पागल है, मेरे दोस्त सही बोल रहा होगा। आज मैं आपको बता रहा हूं जी, मैंने कल भी कहा था, मैंने आज भी कह रहा हूं, आप मुझे नहीं पता मुझसे कोचिंग लोगे नहीं लोगे, क्योंकि काफी सारे बच्चे तो ऐड ऑन हो चुके हैं, बट काफी सारे बच्चे पता नहीं अभी वो मतलब कर होता है ना, सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए सर। अब सोच समझ के बोलना, मैं आज एक बात आपको बता रहा हूं कि आपके एग्जाम के लिए कौन सी अमेंडमेंट एप्लीकेबल है, उसके बावजूद भी मुझे पता है जब आपके एग्जाम होंगे उससे 2 महीने पहले फिर आप मुझसे पूछोगे सर क्या ये अमेंडमेंट आएगी। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में मैंने क्लियर तो कर दिया था, बट कुछ लोगों ने फिर कंफ्यूजन क्रिएट कर दी, उस चक्कर में आपका दिमाग और खराब हो गया। बट फिर भी मेरा फर्ज बनता है सर, फिर भी मेरा फर्ज बनता है आपको ये बताना कि अगर आपके एग्जाम दिसंबर 21 में हैं तो कितनी अमेंडमेंट्स आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हैं और जून 22 वालों के लिए कितनी है। बट मैं दोबारा बोल रहा हूं, हमारा बैच दिसंबर 21 के लिए होगा। अगर कोई जून 22 वाला बच्चा ले रहा है, उसको कम से कम भी 7-8 अमेंडमेंट क्लास देखनी पड़ेंगी। 7-8 अमेंडमेंट क्लास देख लेगा तो फुली अपडेट हो जाएगा, नहीं देखेगा तो भैया फिर उसमें कहीं ना कहीं अमेंडमेंट मिस हो जाएंगे। हाँ, दिसंबर वाले बच्चों के लिए फुली अपडेटेड बैच है, बट हाँ दिसंबर वालों के लिए भी 30 जून तक की नोटिफिकेशन आती है। फाइनेंस एक्ट दोनों में सेम आता है, मैं दोबारा बोलूंगा, एक होता है फाइनेंस एक्ट। अब ये फाइनेंस एक्ट क्या होता है आपको बताऊंगा, मतलब बजट जो होता है ना, बजट दोनों में, जून और दिसंबर दोनों में सेम आता है, बट जो नोटिफिकेशन होती है उसमें फर्क होता है। दिसंबर के एग्जाम में नोटिफिकेशन 30 जून तक की एप्लीकेबल होती हैं। और आपके लिए खुशी की बात इतनी है, कोरोना के चक्कर में, कोविड के चक्कर में इतनी ज्यादा अमेंडमेंट 30 जून तक आई नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट पहले ही बिजी है ये प्रॉब्लम सोल्व करने में। तो अमेंडमेंट तो भूल जाओ, ज़्यादा अमेंडमेंट तो है ही नहीं। ठीक है, तो मतलब ये मेनली ये लगा लो जी, जितने बच्चे दिसंबर 21 वाले हैं उनके एग्जाम में बजट कौन सा आएगा, कौन सी अमेंडमेंट करनी पड़ेंगी, आज ही बता रहा हूं जी। इसके बाद ना अब दोबारा क्वेश्चन रेज नहीं होना चाहिए कि सर ये अमेंडमेंट करनी नहीं करनी। इसको छोड़ के जो बताऊंगा आज, इसको छोड़ के कोई सिंगल अमेंडमेंट दिसंबर 21 के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। इधर सुनो ध्यान से, अमेंडमेंट देखो जी, एक बात मैंने सोच के बताओ, जितने बच्चे सामने बैठे हैं सबके एग्जाम दिसंबर 21 में है, मेरे ख्याल से सबके एग्जाम दिसंबर 21 में है। रिपोर्ट ओके है जी। अब अगर दिसंबर 21 में है, इस बार का बजट अगर आपको बताओ, आपने कभी सुना हो हर साल ना बजट आता है, आपने अगर कभी सुना हो हर साल बजट आता है। अच्छा, हर साल जो बजट आता है, हर साल जो बजट आता है
और बजट कब आता है? फरवरी की 1 फेब को, मतलब फरवरी में 1 फेब को हमारा बजट आता है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अभी आज हमारी 26 मई है, फेब 2021 में इस बार श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया था 2021 का। पिछले साल भी फेब 2020 में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया था। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन, जितने बच्चे सामने बैठे हैं, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब अगर हमारे एग्जाम दिसंबर 21 में है, तो क्या बजट 2021 में जो फरवरी में आया था, क्या उस बजट में जो भी चेंजेस आए होंगे इनकम टैक्स में या जीएसटी में, क्या वो चेंजेस हमारे दिसंबर के एग्जाम में आएंगे? हमारे एग्जाम दिसंबर 21 में है। मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, कई बच्चे कंफ्यूज करने वाले मिलेंगे, पहले सुन लो सर, अपने दिमाग पे थोड़ा कंट्रोल किया करो, अपने पे विश्वास किया करो। मेरा क्वेश्चन बस ये है, अगर हमारे एग्जाम दिसंबर 21 में है, तो इस बजट में जो भी फरवरी में गया, उस बजट में मान लो इनकम टैक्स में काफी सारे चेंज थे, तो बजट 2021 में जो भी इनकम टैक्स में चेंज आए होंगे, क्या वो चेंज दिसंबर 21 के लिए हमें पढ़ने या नहीं पढ़ने? आंसर इज क्लियर कट नो है। अरे भाई यार विवेक सर ये क्या बता रहे हैं कि भाई ये बजट हमारे एग्जाम में नहीं आएगा? आंसर इज नो, 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 आंसर इज नो। ये चाहे क्लिप करके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना। सर पहली बात तो बजट 2021 हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है। हमारे एग्जाम में फाइनेंस एक्ट 2020, मतलब बजट 2020 में जो चेंज होंगे 2020 साल जो पिछला साल गया, उस साल में जितने चेंज इनकम टैक्स में आए होंगे वो सारे चेंज उस बजट के हमारे एग्जाम में आएंगे। और 2020 में फाइनेंस एक्ट भी था, ऑर्डिनेंस भी पास हुआ था, टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट भी पास हुआ था, काफी सारे एक्ट पास हुए थे टैक्सेशन के, वो सारे चेंज हमें करने होंगे, बट इस बजट के चेंज हमें नहीं करने होंगे, बात ध्यान देना। पहली बात तो बच्चों को मैं ये कंफ्यूजन से दूर करूं, क्योंकि आधे बच्चों को तो यही नहीं पता। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या सर, मैं सही बता रहा हूं, जिस टाइम हम पढ़ते थे ना, आज से 7 साल पहले जब मैं सीए बना, भगवान की दया से फर्स्ट ऑटो मैंने सीए क्लियर की थी, और काफ़ी सारे बच्चों ने जो स्टॉक पे मेरी वीडियो देखी होगी, जो स्टॉक के ऊपर 20 साल के अंदर मैं सीए बन गया था। बट उसका रीज़न एक था, मेरा माइंड ना क्लियर था, उस टाइम इतनी कन्फ्यूजन नहीं थी सर, सही बता रहा हूं। उस टाइम हम तरसते थे, उस टाइम आज से 7 साल पहले हम तरसते थे कि कोई यूट्यूब पे रिवीजन क्लास आ जाए। आज इतनी ज्यादा रिवीजन क्लास हो चुकी हैं, इतनी मैराथन हो चुकी हैं, बच्चा ही कंफ्यूज है। इतना बच्चा कंफ्यूज है, उसके पास कम से कम 20 टीचर की एक ही रिवीजन क्लास पड़ी है। कंपनी लॉ की पूरी रिवीजन क्लास 20 टीचर की फोल्डर के अंदर पड़ी है। बच्चा कंफ्यूज किसकी देखूं? बच्चा पहले 20 की 20 देखेगा, फिर आइडेंटिफाई करेगा कौन सा बढ़िया है। बच्चा बस ये काम कर रहा है, एग्जाम कैसे क्लियर होंगे बच्चे के? क्योंकि माइंड क्लियर नहीं है ना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सारे के टाइम में, सही बता रहा हूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे टाइम में। भगवान की शुक्र से वो बात अलग है, इतनी फैसिलिटी नहीं थी, बट कम से कम ये था कि माइंड क्लियर था कि हमें खुद करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, कुछ भी करके हमें निकालना है बस। और 16-16, 18-18 घंटे पढ़ाई की है सर, सेल्फ नोट्स बनाए हैं, जिंदगी दाव पे लगाई है, पूरी की पूरी सैक्रिफिकेशन की है, तब जाके 20 साल में कहीं सीए बने और पेरेंट्स को प्राउड फील कराया। ये बातें ना अभी आपको पता नहीं है सर, क्योंकि अभी ना आपकी ईईटी क्लियर हुई है। अभी ना आप, कई बच्चे हवा के अंदर होते हैं ना, अरे भाई का रैंक आ गया भाई, अरे भाई ईईटी फर्स्ट शॉट में क्लियर कर दी। मेन है एग्जीक्यूटिव। मैंने कल भी कहा था, जो दुनिया आपने ईईटी में देखी, जो गोले आपने वहां भरे, यहां गोले वो नहीं है। यहां भी गोले गोल होंगे, वहां भी गोले गोल होंगे। वहां के क्वेश्चन गोल नहीं थे, यहां के क्वेश्चन गोल होंगे। और जब क्वेश्चन गोल गोल बनेंगे, आपके दिमाग में इतनी कंफ्यूजन क्रिएट होगी, यार मैं करूं तो करूं क्या? और वो तभी क्लियर हो पाएगा अगर आपने प्रोविजन सही ढंग से पढ़ा है। अगर आप प्रोविजन रट के गए ना सर, अगर प्रोविजन रट के गए हो, सही बता रहा हूं, क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन सोल्व हो ही नहीं सकता सर, हो ही नहीं सकता अगर प्रोविजन आपके सही से क्लियर नहीं है। तो पहली बात तो ये समझो जी, पहली बात ये समझो, अगर हमारे एग्जाम दिसंबर 21 में है, अगर हमारे एग्जाम दिसंबर 21 में है, तो सबसे पहली बात, हमारे एग्जाम में बजट 2020, फाइनेंस एक्ट 2020 की जो अमेंडमेंट्स होंगी वो हमारे एग्जाम में आएंगे। इवन जिनके एग्जाम जून 21 में थे, जो पोस्टपोन हो गए हैं, उनके एग्जाम में भी सेम फाइनेंस एक्ट है। जून दिसंबर ये इंस्टीट्यूट का ट्रेंड रहा है, इवन हमारे नहीं, सीए वालों का, सीएमए वालों का, ये सबका ट्रेंड रहा है कि जून और दिसंबर दोनों में सेम फाइनेंस एक्ट आता है। मतलब जो बच्चा जून में एग्जाम दे नहीं पाता ना, उनको घबराने की बात नहीं है, दिसंबर में भी सेम फाइनेंस एक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम अमेंडमेंट एप्लीकेबल है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था, जो आपके पास बैच आएगा
जो बैच आपके पास आएगा फाइनेंस एक्ट 2020 का ही होगा, फाइनेंस एक्ट 19 का नहीं होगा। फाइनेंस एक्ट 2020 ही आपके एग्जाम में एप्लीकेबल है, ये बात ध्यान देना। और दूसरी बात बस थोड़ा सा चेंज क्या आता है कि अगर एग्जाम जून 21 में होते जिनके, उनके एग्जाम में नोटिफिकेशन आती है 31 दिसंबर तक की। आपके एग्जाम में नोटिफिकेशन जो एप्लीकेबल है वो 30 जून तक की है। और अभी क्या चल रहा है 25 मई, तो वे सी बात अभी 30 जून आया नहीं है। अब 30 जून तक जो भी नोटिफिकेशन थोड़ी बहुत आएंगी वो भी दिसंबर के एग्जाम में आएंगी, और इस बार तो ज़्यादा है ही नहीं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इस बार तो ज़्यादा है ही नहीं, क्योंकि कोरोना के चक्कर में इस बार इतनी नोटिफिकेशन है ही नहीं तो पहले काफ़ी आती थी, इस बार बिल्कुल भी नहीं है। तो अब निश्चिंत हो जाओ कि भैया जो फाइनेंस एक्ट 2020 है सारी अमेंडमेंट्स आपकी उसके अंदर कवर हो जाती है जी। तो आज के बाद अगर कोई पूछेगा, अगर कोई बाहर जाके बोल दे अरे भाई तेरे एग्जाम दिसंबर में है तो कौन सा अमेंडमेंट, कौन सा फाइनेंस एक्ट पढ़ना पड़ेगा, बोल देना फाइनेंस एक्ट 2020। अच्छा, फाइनेंस एक्ट होता क्या है, फाइनेंस एक्ट बनता कैसे है, वो भी मैंने आपको बताया नहीं है, आपको मैं दिखाऊंगा आगे जाके। ये देखो, ये पूरा प्रोसेस है जो हम क्लास में समझेंगे। ये देखो, फॉर्मेशन ऑफ एक्ट, कि ये बिल होता है, आपने सुना होगा ना सर, बिल हो गया, प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, वो सब आपने पता नहीं क्या सुना जी, वो पता नहीं आपने क्या सुना है। आपको मैं टेक्स्ट में बताऊंगा कि बिल की भी दो कैटेगरी होती है, मनी बिल होता है, ऑर्डिनरी बिल होता है, फिर उसके बाद कहाँ जाता है, फिर पास होता है, फिर प्रेसिडेंट के पास साइन होता है, इस तरह से एक्ट बनता है। ये सारी बातें हमें क्लासेस में करनी है, जो पूरी क्लास आपके पास आएंगी उसमें सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। बस अभी मुझे इतना क्लियर करना है, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मुझे क्लियर करना है कि अगर एग्जाम आपके दिसंबर 21 में है तो फाइनेंस एक्ट 2020 आपके एग्जाम में एप्लीकेबल है, फाइनेंस एक्ट 2021 आपके एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है, ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। तो ये बात तो क्लियर हो गई जी। तो अब जितने बच्चे दिसंबर वाले बैठे हैं एक बार फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर लिख दो जी, फटाफट चैट बॉक्स के अंदर लिखो अगर हमारे एग्जाम दिसंबर 21 में है तो कौन सा फाइनेंस एक्ट हमारे एग्जाम में आएगा, 21 या 2020। 2020 मतलब 2020 में जो भी चेंजेस आए होंगे वो सारे चेंजेस हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल होंगे जो इस बजट के अंदर चेंज आए हैं। बच्चा कहता सर फिर इस बजट में जो चेंज आए हैं वो कब आएंगे, वो अगर एग्जाम जून 22 में होंगे या हमें एग्जाम जून 22 में देने हैं, उस केस में फाइनेंस एक्ट 21 आएगा, फिर फाइनेंस एक्ट 21 आएगा, फिर 2020 नहीं आएगा। मतलब अगर हमारे एग्जाम जून 22 में होंगे फिर हमारे एग्जाम में फाइनेंस एक्ट 21 आएगा, फिर 2020 हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है। बस ये बात ध्यान देना जी, बातें समझ में आ रही है। तो ये अमेंडमेंट हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल हो गई जी दिसंबर के लिए। एक तो फाइनेंस एक्ट 2020 और नोटिफिकेशन जो है वो 30 जून तक की हमारे एग्जाम में आएंगी, ये बात ध्यान देना जी। ये बात क्लियर है। अब ये बात क्लियर करने के बाद ना अगला फिर हमारा आता है कि टैक्स का मीनिंग क्या है। अब आ रहा है टैक्स का मीनिंग क्या है, टैक्स के ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है, टैक्स के टाइप्स कौन से हैं, डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, ये सारी बातें हैं। बट उससे पहले आज मुझे एक छोटी सी बात आपको बतानी है जी, बहुत ज़रूरी बात है, और ये बात मैं आज ही आपको बताऊंगा, आने वाली क्लासेस में शायद आपको मैं ना बता पाऊँ, क्योंकि उस टाइम अगर हमारा फ्लो स्टार्ट हो जाएगा ना तो फिर ये बातें करने का मौका नहीं मिलता, फिर सिर्फ पढ़ाई करने का मौका मिलता है। इधर सुना ध्यान से, अगर आपको टैक्सेशन में अच्छे मार्क्स लेने हैं, इवन टैक्स नहीं, अगर आपका टारगेट रैंक लेने का है या फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सीएस एग्जीक्यूटिव का ग्रुप निकालने का है, तो सिंपल सी बात है सर, आपके अंदर 3 बातें होना बहुत जरूरी है। बस ये मेरी बातें नोट करके जाना चाहिए, ये मेरी बातें नोट करके जाना। अगर ये 3 बातें आपके अंदर हैं, भगवान श्री कृष्ण भी अगर धरती पर आ जाएंगे ना, वो भी कहें कि तुम पास नहीं हो पाओगे, उनकी बात मत मानना, 100% पास हो जाओगे अगर ये 3 बातें आपके अंदर हैं। सबसे पहली बात जी, सबसे पहली बात, अगर आपको एग्जाम क्लियर करने हैं, सबसे पहली बात आपके अंदर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। सेकंड जो रूल है, सेकंड रूल है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, सेकंड रूल है रिटेंशन, और थर्ड रूल है प्रेजेंटेशन स्किल। बस ये 3 बातें हैं जी। आज अगर ये मेरी बात समझ लोगे ना सर, आज ये मेरी बात समझ लोगे, मैं कह रहा हूं बाकी सारी बातें एक तरफ, ये 3 बातें एक तरफ। और मैं दोबारा बोलूंगा सर, आप चाहे मुझसे क्लास लो या मत लो वो आपकी मर्जी है, क्योंकि सर मैं तो ऑलवेज ये बात कहता हूं, अगर आप मुझसे क्लास लोगे, इतनी मेरी गारंटी है, इतनी मैं छोटी दूंगा, आपका 1 रुपया वसूल होगा, और आप मुझे याद करोगे कि सर वाकई हमने टैक्स पढ़ा था। जो हमें अंदर से फीलिंग हुई ना, फीलिंग हुई, वो आपको वाकई मजा आ जाएगा। अब सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं, अगर आपको ध्यान सुनो, अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं टैक्सेशन में या पूरे सीएस एग्जीक्यूटिव में या रैंक लेने का टारगेट है, तो आपके अंदर 3 बातें होनी चाहिए। सबसे पहली बात कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अब बच्चा पता क्या है, बच्चा कहता है सर ये तो सारे बोलते हैं,
सर ये तो जहां मर्जी सुन लो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बातें सारे करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बोलना और होने में फर्क होता है। सर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का मतलब क्या समझते हो आप? एक बात मुझे बताना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का मतलब क्या समझते हो? मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मान लो ये आपके सामने ना, ये आपके सामने एक लाइन लिखी हुई है, मान लो ये लाइन आपके सामने लिखी है, इस लाइन को मैंने पढ़ के आपको बता दिया, आपको ये लाइन समझ में आ गई, तो क्या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है? इसको क्रैमिंग बोलते हैं, इसको रटना बोलते हैं, इसको समझना नहीं बोलते। सर इंग्लिश को हिंदी में तो आप घर भी कन्वर्ट कर लोगे, इंग्लिश को हिंदी में तो आप घर भी कन्वर्ट कर लोगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? उसको तो इंग्लिश में हिंदी तो कन्वर्ट करनी है, इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं, इंग्लिश डालो हिंदी आपके सामने आ जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का मतलब ये है कि जो हम लाइन पढ़ रहे हैं, ये लाइन यहां पे लिखी क्यों है। मतलब पहली बात तो मेरी क्लास में सबका माइंड क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। क्वेश्चनिंग माइंड क्या? आपके दिमाग में क्वेश्चन आए कि सर ये लाइन यहां पे लिखी क्यों है, एक बार सोच के बोलना। आज चाहे वो कंपनी लो है, चाहे वो आपका जीएसटी है, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो कोई भी चीज पढ़ रहे हो, हर लाइन लिखने का रीजन होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा चल यार आज ना वाइफ भी घर पे नहीं है और घर में कोई आराम से शांति है, ऐसा करता हूं लो ही लिख लेता हूं, क्या ये होगा क्या? मतलब क्या लो लिखने वाले, क्या यो लो लिखने वाले ये देखते होंगे अरे वाइफ भी घर पे नहीं है, आज संडे है, आज लो ही लिख डालते हैं, क्या ये होता होगा? सर प्रैक्टिकल लाइफ में जो प्रॉब्लम चलती हैं, जो लोग टैक्स की अवॉइडेंस करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, उसको रोकने के लिए लो बनता है। तो पहली बात तो हर लाइन को समझना कि ये लाइन क्यों लिखी है। अगर ये समझ में आ गया ना कि ये लाइन यहां पे क्यों लिखी है, तो जिंदगी भर मेरी गारंटी है ये प्रोविजन कभी भूल नहीं पाओगे आप। आज से 7 साल पहले जब मैंने सीए बना, आज भी मुझे सीए फाइनल के डायरेक्ट टैक्स की एक एक चीज याद है, क्यों? उस टाइम हमने समझी थी बातें और नोट्स बनाए थे। और मेरी क्लास के बच्चे तो जानते हैं 400-500 पेज के हमारे नोट्स तैयार होंगे इनकम टैक्स में और जीएसटी में लगोगे। और जब वो नोट्स आपके सामने आएंगे ना, वो अपने आप में एक बुक होगी और आप इतना प्राउड फील करोगे कि आज हमारे पास एक ऐसे नोट्स हैं कि अगर एग्जाम से पहले हम बुक भी ना उठाएं, नोट्स पढ़ लें, तो भी अपने आप में एग्जॉस्टिव है। और वो सारी बातें कब होंगी? क्योंकि पहले प्रोविजन को समझा जाएगा, ये प्रोविजन क्यों बना, किस लिए बना, उसके बाद ही तो हम कुछ कर पाएंगे। बच्चा पढ़ रहा है, लॉजिक क्लियर है, एक हफ्ते के बाद बच्चा पता क्या बोलेगा, यार सर एक हफ्ते पहले क्या पढ़ा था वो याद नहीं आ रहा। याद कैसे आएगा? याद कैसे आएगा सर? क्योंकि जब यही नहीं पता कि वो लाइन हमने क्यों पढ़ी थी, लिखने वाले ने क्या सोचा होगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा क्लासेस के अंदर, आप देखोगे पूरी कोशिश करूंगा हर प्रोविजन आप खुद बनाओ। मतलब आपके दिमाग पे जोर डालने की ना पूरी कोशिश होगी। रीजन बीइंग क्या है? क्योंकि जब तक यहां जोर नहीं डालेगा ना, तब तक हम कोशिश नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखना, सर एग्जीक्यूटिव लेवल पे क्रैमिंग नहीं चलेगी, एग्जीक्यूटिव लेवल पे रट्टाफिकेशन नहीं चलेगी, एग्जीक्यूटिव लेवल पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चलेगी। मतलब जो भी प्रोविजन आप पढ़ो ना, जो प्रोविजन पढ़ो, दिमाग में क्वेश्चन आए, सर ये क्यों पढ़ रहे हैं, सर यहां पे लाइन क्यों लिखी है, सर इसका रीजन क्या है। अगर ये क्वेश्चन दिमाग में आने स्टार्ट हो गए हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चल रही है। उससे बड़ी बात कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ दूसरी बात है दैट इज रिटेंशन। बच्चा कहता है सर प्रोविजन तो बहुत पढ़ते हैं, माइंड में ना रिटेन नहीं हो पाता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है सर, रिटेंशन हो ही नहीं पाती, याद ही नहीं रहता। इसकी ध्यान सुना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। हर प्रोविजन को पहले ब्रेक कर देंगे, उसको बिल्कुल तोड़ मोड़ देंगे, फिर करेंगे ऑपरेशन, फिर उसको जोड़ेंगे, तो आपको बताऊंगा ये प्रोविजन क्यों बना, कैसे बना, कब बना, किस तरह से बना, इसके लॉजिक क्या है, वो सारी बातें क्लियर कर दूंगा। बट रिटेंशन की 50% जिम्मेदारी मेरी, 50 आपकी। 50 मेरी कैसे है? जब भी हम क्लास स्टार्ट करेंगे, लास्ट क्लास की पहले रिवीजन करेंगे, और जब क्लास खत्म करेंगे उस क्लास की रिवीजन करेंगे। ऑटोमेटिकली रिवीजन कर करके आपके दिमाग में रिटेंशन स्टार्ट हो जाएगी। आप सोए बोलोगे, टैक्स का मतलब क्या होता है, ये होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट में ये होता है, इनडायरेक्ट में ये होता है, अच्छा सर ने ये कहा था, ऐसे होता है, ये होता है। आपके घर वाले भी कहेंगे नालायकों को क्या हो गया। मतलब इतनी रिवीजन हम कर लेंगे, आपके तन मन धन सब में जो मतलब सब टैक्स समा जाएगा जी। तो रिवीजन की 50% नहीं, 50 आपकी मैं क्यों दे रहा हूं? क्योंकि जब हम घर में, ध्यान सुना, जब मैं आपको घर के लिए मान लो कोई भी होमवर्क दूंगा, बस आपने एक बार घर से रीड जरूर करके आना है। होमवर्क हम सारा कुछ क्लास में ही करेंगे, बट अगर फिर भी कहूंगा कि ये पैराग्राफ पढ़ के आओ, तो पैराग्राफ एक बार जरूर आपने पढ़ के आना है, ताकि आपको खुद इंटरप्रिटेशन स्किल आपकी इंप्रूव हो। और लास्ट में फिर प्रेजेंटेशन स्किल है जी। अब प्रेजेंटेशन स्किल मेरे तो किसी काम की नहीं है, बट जो हाँ आपके लो बेस पेपर हैं,
जो आपके लो बेस पेपर हैं उसमें प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कंपनी लो हो गया, ईबीसीएल हो गया, सिक्योरिटी लो हो गया, जीआईजीएल होगा, अगर उसमें आपकी प्रेजेंटेशन सही नहीं होगी तो आपको इंस्टीट्यूट नंबर नहीं देगा, बस ये पर ध्यान देना। तो सबसे मेन है कि हाउ टू प्रेजेंट पेपर। बच्चों को लिखना ही नहीं आता जी, बच्चों को लिखना ही नहीं आता। बच्चा सीएस ईईटी क्लियर करके बैठ गया, उसको गोले भरने आते हैं, जब कंपनी लोग का एग्जाम लिखने के लिए बैठता है हाथ ही नहीं चलता। सिक्योरिटी लोग का क्वेश्चन लिखने के लिए बैठा, हाथ ही नहीं चल रहा। अब सोच के बोला मैं प्रोविजन लिखने के लिए बैठा हूं, अगर मेरा हाथ ही नहीं चलेगा मैं प्रोविजन कैसे लिख पाऊंगा जी। तो सबसे मेन बात है कि हाउ टू प्रेजेंट पेपर, पेपर प्रेजेंट कैसे करना है। टेक्स्ट में गोले भरने का काम चल जाएगा, बट बाकी सब पेपर जहां लिखने वाली बातें होंगी वहां प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, और अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना सही में एग्जाम क्लियर नहीं होंगे, बात ध्यान देना जी। तो बस ये बात ध्यान देना, ये तीन बातें अगर आपके अंदर हैं, ये तीन बातें अगर आपके अंदर हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, रिटेंशन और प्रेजेंटेशन स्किल, अगर ये तीन बातें आपके अंदर हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका ग्रुप निकालने से नहीं रोक सकती है, बात ध्यान देना जी। मेरी बातें समझ में आती हैं जी? पक्का पक्का। तो हमेशा 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 ये बातें ध्यान में रखना कि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलने हैं, मुझे माइंड में रिटेन करके चलना है, और मुझे प्रेजेंटेशन स्किल भी आनी चाहिए। अगर ये तीनों बातें होंगी तब मैं एग्जाम के लिए तैयार हूं, नहीं तो मैं एग्जाम के लिए तैयार नहीं हूं, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है, तो मुझे फटाफट से बताओ जी, अभी तक मैंने क्या बताया। एक तो अमेंडमेंट कौन कौन सी एप्लीकेबल होंगी, जल्दी बोला। अमेंडमेंट कौन कौन सी एप्लीकेबल होंगी? दिसंबर 21 के लिए फाइनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल होगा, और नोटिफिकेशन 30 जून तक के हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल हो जाएंगी। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि आपका ये अमेंडमेंट वाला पोर्शन तो हो गया, फिर जो हमने कुछ चैप्टर और रिटर्न वाला हो गया, टीडीएस वाला हो गया, एडवांस टैक्स वाला हो गया, उसकी बातें हमने की हैं। अब मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूँ जी, एक छोटी सी बात आज हम और डिस्कस करेंगे, देन फिर कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा टैक्सेस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इन दोनों का मतलब क्या होता है, और जितने भी डिफरेंस आपके दोनों टैक्स में हैं उसको वन बाय वन हम डिटेल में समझेंगे। मतलब कल की क्लास में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सेस, उसके बाद फिर क्लासेस जो होंगी वो आपके ड्राइव के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगी। कल हमारी लास्ट बेसिक क्लास होगी जो आपको ये समझाएगी कि टैक्स कितनी तरह का होता है, अभी हमने वो समझानी है, बट आज मैं आपको ये समझा देता हूं कि टैक्स का मतलब क्या होता है। इधर देखो ध्यान से, अभी तक हमारी 1.5 क्लास हो चुकी है, अभी तक हमने ये नहीं देखा कि टैक्स का मतलब क्या है। 1.5 क्लास हो गया टैक्स को स्टार्ट किए हुए, अब देखने जा रहे हैं कि टैक्स का मतलब क्या है। अब पहली बात तो एक बात बताओ सर, अब जो ये टैक्स वर्ड है ना, जो ये टैक्स वर्ड है, ये लेटिन वर्ड एक टैक्सो है उससे आया है। जो ये टैक्स वर्ड है एक लेटिन वर्ड टैक्सो है, ये उससे आया है। और मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जितने बच्चे सामने बैठे हैं मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या टैक्स की पेमेंट करना, सोच समझ के बोलना। जैसे मान लो मेरी 500 रुपए की इनकम है और गवर्नमेंट ये बात बोलती है कि भैया 500 रुपए की इनकम होने पर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, तो क्या इनकम टैक्स पे करना ऑप्शनल है या मैंडेटरी है? पहले बताओ। मतलब मेरा मन नहीं कर रहा यार, मैं इनकम टैक्स पे नहीं करूंगा यार, मैंने चाहे इनकम कमाई हो, मैं इनकम टैक्स पे नहीं करूंगा यार, मैं तो 1 रुपया पे नहीं कर रहा। क्या ऐसा होगा क्या? सोच के बोलना, क्या इनकम टैक्स पे करना ये ऑप्शनल है या मैंडेटरी है? ऑब्वियस सी बात है मैंडेटरी है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन ये है, आपने बोला कि सर इनकम टैक्स पे करना मैंडेटरी है, तो क्या हर मैंडेटरी पेमेंट इनकम टैक्स में कवर होगी? आंसर इज नो, आंसर इज क्लियर कट नो। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट तो है, मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट तो है, बट हर कंपलसरी पेमेंट एक टैक्स नहीं है, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। मैं फिर एक बार बोलूंगा, टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट तो है, बट हर कंपलसरी पेमेंट एक टैक्स नहीं है, बस ये बात ध्यान देना। तो सर फिर टैक्स है क्या? वही कंपलसरी पेमेंट एक टैक्स है जो आप गवर्नमेंट को पे करते हो किसी एक्ट के अकॉर्डिंग, किसी लॉ के अकॉर्डिंग। सर अगर हर कंपलसरी पेमेंट एक टैक्स होती तो बॉम्बे में जो हफ्ता वसूली की जा रही है वो भी एक टैक्स होती। आज दिल्ली में जगह जगह मार्केट लगती है, मंगल बाजार है, बुध बाजार है, वीर बाजार है, शुक्र बाजार है, शनि बाजार है, और हर दुकानदार जो दुकानें एक्स्ट्रा लगाता है उस एरिया के ऑफिसर को पेमेंट करता है। पेमेंट करना कंपलसरी है, क्या वो एक टैक्स? आंसर इज नो, वो किसी लॉ में नहीं लिखा हुआ। तो पहली बात तो ये मत समझो कि सर एक कंपलसरी पेमेंट है, कंपलसरी पेमेंट एक टैक्स है। अगर ऐसा होता फिर तो कुछ भी अगर पेमेंट कंपलसरी करते वो टैक्स में कवर हो जाता। तो गवर्नमेंट ने कहा विवेक, पहली बात तो पूरी फैमिली को ये बोल दे कि हां टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है, फिर ये भी बोल दे कि हर कंपलसरी पेमेंट एक टैक्स नहीं है। मैं कहा फिर मैं क्या बोलूं? अब मेरे को गवर्नमेंट कह रही है कि बच्चों को ये बोल कि टैक्स इज ए कंपलसरी पेमेंट, टैक्स इज ए कंपलसरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी अंडर एन एक्ट।
मतलब ऐसी कंपलसरी पेमेंट जो तुम गवर्नमेंट को पे करते हो किसी एक्ट के अकॉर्डिंग, किसी लॉ के अकॉर्डिंग, वो टैक्स होती है। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ए टैक्स फ्रॉम लेटिन वर्ड टैक्सो इज ए कंपलसरी चार्ज अंडर एन एक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर ये अंडर एन एक्ट वर्ड ना होता फिर तो इंडिया में की गई हर कंपलसरी पेमेंट टैक्स में कवर हो जाती। बस ये बात ध्यान देना। और यही 3 वर्ड ऐसे हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि हर कंपलसरी पेमेंट टैक्स नहीं होती। आज मैं इनकम टैक्स पे करता हूं, क्यों पे करता हूं? इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है। आज मैं जीएसटी पे करता हूं, पे करना कंपलसरी है, क्यों पे करता हूं? जीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है। आज मैं कस्टम ड्यूटी पे करता हूं, क्यों पे करता हूं? कस्टम एक्ट में लिखा हुआ है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि यार मेरा मन कर रहा है मैं टैक्स पे करूंगा, मेरा मन नहीं कर रहा मैं टैक्स पे नहीं करूंगा। टैक्स पे करना कंपलसरी है, बट ऐसा नहीं है कि कुछ भी कंपलसरी पेमेंट करोगे वो टैक्स में कवर हो जाएगा। तो वही कंपलसरी पेमेंट टैक्स में कवर होगी जो गवर्नमेंट को पेमेंट करते हो किसी लॉ के अकॉर्डिंग, किसी एक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद देखो जी सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, द मनी दैट यू कैन पे टू द गवर्नमेंट सो दैट इट कैन प्रोवाइड पब्लिक सर्विस। ऑब्वियस सी बात है, हम गवर्नमेंट को टैक्स क्यों पे करते हैं? एक बच्चा मुझे कहता है सर, मैंने कहा हाँ हाँ, कहता है सर हम गवर्नमेंट को टैक्स क्यों पे करते हैं? हम गवर्नमेंट को टैक्स इसलिए पे करते हैं ताकि गवर्नमेंट हमें पब्लिक सर्विस दे सके। आप सोच के बोला, इमेजिन करना उस इंडिया को, सड़कें टूटी हैं, कहीं रोड नहीं है, कहीं हाईवेज नहीं बने, कहीं मेट्रो नहीं है, कहीं रेलवे नहीं है। क्यों? क्योंकि हम टैक्स पे नहीं कर रहे। आज जो हम टैक्स पे करते हैं उसकी वजह से ही तो इंफ्रास्ट्रक्चर है। सर गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स क्या है? टैक्स ही तो है। और अगर गवर्नमेंट टैक्स ही नहीं लेगी तो पैसा इंफ्रा में लग रहा है वो लगना सारा बंद हो जाएगा। आज जो हॉस्पिटल हैं, आज जो इतनी सारी फैसिलिटी हैं, आज ये रोड हैं, ब्रिज हैं, हाईवेज हैं, मेट्रोज हैं, एयरपोर्ट हैं, ये सारा पैसा गवर्नमेंट किसका लगा रही है? टैक्सेशन का लगा रही है। तो सिंपल सी बात ध्यान देना कि द मनी दैट यू कैन पे टू द गवर्नमेंट सो दैट इट कैन प्रोवाइड पब्लिक सर्विस। अब देखो जी ऑब्जेक्टिव क्या है टैक्स के, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है, ऑब्जेक्टिव क्या है? एक बार चेक करो, रेजिंग रेवेन्यू, ऑब्वियस सी बात है, रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए ताकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़े। उसके बाद इनकरेजिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए। आपको मैं आगे जाके बताऊंगा, जब मैं कस्टम ड्यूटी की बात करूंगा ना, जब थोड़े दिनों के बाद मैं कस्टम ड्यूटी की बात करूंगा तो मैं बताऊंगा कस्टम ड्यूटी ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगती है और गवर्नमेंट इंपोर्ट को महंगा करना चाहती है। आपको मैं आगे जाके एक लाइन बोलूंगा, एक्सपोर्ट द गुड्स नोट द टैक्सेस, इंपोर्ट द गुड्स हायर द टैक्सेस। मतलब अगर आप गुड्स की इंपोर्ट करोगे, अगर गुड्स इंपोर्ट करोगे ना, टैक्सेस आपके बढ़ाएंगे। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि जितना इंपोर्ट टैक्स बढ़ेगा उतना डोमेस्टिक इंडस्ट्री बचेगी। सर एक बात में सोच के बोलना, आज अगर हम बाहर से कोई भी सामान परचेज करते हैं तो यहां का पैसा बाहर जाता है ना। हम क्या चाहते हैं? इंडिया का पैसा बाहर जाए या बाहर ना जाए? ना जाए ना। तभी गवर्नमेंट क्या करती है? इंपोर्ट पे रेट बढ़ाती है। आज आप कभी चेक करना, बजट में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाती है। रीजन क्या है? क्योंकि हम कम से कम इंपोर्ट करें, हमारा पैसा कम से कम बाहर जाए। गवर्नमेंट चाहती है तुम एक्सपोर्ट करो ताकि बाहर से पैसा इंडिया में आए। तो अब सोच के बोला, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगा रही है, इंपोर्ट ड्यूटी क्यों बढ़ा रही है? ताकि हमारा देश, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री बची रहे। क्योंकि सर एक बात सोच के बोलना, अगर बाहर वाला सामान महंगा होगा तो मेड इन इंडिया का सामान अगर सही रेट पे होगा तो प्रमोट क्या होगा? मेड इन इंडिया होगा ना। लोग क्या बोलेंगे? मेड इन इंडिया लो, ये सामान सही है, बाहर वाला महंगा है, इसलिए गवर्नमेंट टैक्स लगाती है इंपोर्ट के ऊपर ज्यादा ताकि हमारा देश बचा रहे। तो देखो वही लिखा है, रिड्यूसिंग और इनकरेजिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री। उसके बाद जी रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज। ऑब्वियस सी बात है, अमीर ज्यादा अमीर ना हो, गरीब ज्यादा गरीब ना हो। मतलब अमीरों से पैसा लेकर गरीबों को देना। ये बात मैं इनकम टैक्स की 7th या 8th क्लास में आपको बताऊंगा कि जो लोग अमीर होते हैं उन्हें एक एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ता है, उनको सरचार्ज बोलते हैं। आज गवर्नमेंट का मोटिव क्या है? अमीरों से पैसा लेकर गरीबों को पैसा देना। ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है टैक्स लेने का। आज गरीबों को बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, आज रिबेट मिलती है, बट जो लोग अमीर होते हैं उन केस में सरचार्ज भी लगता है। तो भैया तुम एक्स्ट्रा टैक्स दोगे, यहां से लेकर हम गरीबों को देंगे। आज गवर्नमेंट कोरोना के अंदर, कोविड के अंदर गरीब लोगों को फ्री में खाना पीना दे रही है ना। ये फ्री में खाना पीना दे रही है, फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही है, कुछ पेंशन की पेमेंट भी कर रही है। कैसे कर रही है? क्योंकि जो अमीरों से सरचार्ज लिया है उसका पैसा गरीबों के अंदर बांटा जा रहा है ताकि वो अमीर और अमीर ना हो, गरीब और गरीब ना हो, इसलिए गवर्नमेंट टैक्स लगाती है जी। उसके बाद जी
प्रमोटिंग इकोनॉमी ग्रोथ, ऑब्वियस सी बात है, अगर टैक्सेशन का रिवेन्यू अच्छा आएगा हमारी ग्रोथ अच्छी होगी। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन, जो बैकवर्ड रीजन होते हैं, जो पिछड़े हुए एरिया होते हैं, वहां पे गवर्नमेंट पैसा लगाती है ताकि वो रीजन जो है उसको डेवलप किया जा सके। इंश्योरिंग प्राइस स्टेबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है जी, अगर टैक्स सही तरह से लगेगा तो प्राइस भी स्टेबल रहेंगे, प्राइस एकदम नहीं बढ़ेंगे, एकदम प्राइस कम नहीं होंगे, प्राइस बिल्कुल स्टेबल रहेंगे, इसलिए गवर्नमेंट क्या लगाती है जी, टैक्स लगाती है, एंड सो ऑन। इसके अलावा और भी कई सारे ऑब्जेक्टिव हैं जो टैक्स के होते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं गवर्नमेंट के टैक्स लगाने के, ये रीजन है जी। तो बस इतनी सी बात ध्यान देना जी। अगर मैं टैक्स लगाने के ऑब्जेक्टिव की बात करूंगा तो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है टैक्स लगाने के, ये आपके सामने है। तुमने फटाफट से अब लास्ट टाइम बोल दो रही, जल्दी जल्दी बोल के जाना। अब टैक्स का मतलब क्या है, पूरी क्लास चैट बॉक्स में लिख के जाएगी जी। टैक्स पहले बताओ, टैक्स कहां से आया, कौन सा वर्ड है, कौन सा वर्ड है, टैक्स कहां से आया, लैटिन वर्ड टैक्सो। दोबारा लिखो चैट बॉक्स में, लैटिन वर्ड टैक्सो। और क्या है, कंपलसरी या ऑप्शनल है, कंपलसरी। क्या हर कंपलसरी पेमेंट एक टैक्स है, आंसर इज नो, टैक्स इज ए कंपलसरी चार्ज अंडर एन एक्ट। ये लाइन लिखो चैट बॉक्स में, जल्दी लाइन लिखो चैट बॉक्स में, टैक्स इज ए कंपलसरी पेमेंट अंडर एन एक्ट। अंडर एन एक्ट का मतलब क्या है कि जो हम गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं किसी एक्ट के बेस पर, किसी लॉ के बेस पर, वही यहां पे टैक्स में कवर होगा, बस ये पर ध्यान देना, ठीक है जी। अब बच्चा कहते हैं सर जैसे हमारे सिलेबस में तो इनकम टैक्स भी है, जीएसटी भी है, कस्टम भी है, तो आपने कहा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। और सर जैसे आपने एक वर्ड आज बताया था फाइनेंस एक्ट, तो ये फाइनेंस एक्ट तो हमें पता ही नहीं ना सर, हम ये अब ईईटी से तो नए नए आए हैं ना। अब ये फाइनेंस एक्ट क्या होता है, ये फाइनेंस बिल क्या होता है, मनी बिल क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, ठीक है। एक और बताऊं, थोड़ा हैवी वर्ड बताऊं, गिर मत जाना, मेमोरेंडम टू एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल। जब आपके पास क्लासेस आएंगी, आपको पहली क्लास में ये सारी चीज़ें मैं लाइव दिखाऊंगा कि देखो ये मेमोरेंडम है, ये फाइनेंस बिल है, ये फाइनेंस एक्ट है, ये बनता कैसे है, सारी बातें क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। तो मतलब ये लगा लो सर, जो आपने बातें सुनी हैं अब वो टाइम आ चुका है उस बात को एप्लीकेबल करने का, ठीक है। और आपको लग रहा होगा बिल्कुल नई दुनिया है, और लग भी रहा होगा इंटरेस्टिंग दुनिया, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको हर क्लास में मज़ा नहीं आ गया ना, हर क्लास में मज़ा नहीं आ गया, फिर आप मुझे बोल देना। आप अगली क्लास का वेट करोगे, वेट कि सर अगली क्लास मुझे आज ही देखनी है, मुझे अभी चाहिए सर, अभी चाहिए। कई क्लास तो ऐसी होंगी, इतना इंटरेस्ट क्रिएट होगा, देखना। जब मुझे पढ़ाते हुए मज़ा आता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पढ़ते हुए ना मज़ा आता हो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी फैमिली का बच्चा बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेगा, ठीक है। चलो जी, बाकी अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम बातें करेंगे टाइप्स ऑफ टैक्स की, कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसके पूरे डिफरेंस आपको बता दूंगा जी। और उसके बाद फिर जो भी क्लासेस होंगी फिर वो आपकी ड्राइव पे आना स्टार्ट हो जाएंगी जी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये बातें करेंगे, सारी बेसिक बातें ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत कंप्लीट हो जाएंगी। फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो बच्चे ऑलरेडी क्लास परचेज कर चुके हैं, आपने क्लास नंबर 1 से ही क्लास देखनी है, क्योंकि जो 3 क्लास मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ और जो आपके पास क्लास में आई हैं वो 3 क्लास आपकी अलग हैं, वो 2-2 घंटे की होंगी, पौने 2-2 घंटे की होंगी। आपने वो पूरी कंप्लीट देखनी है स्टार्टिंग से। अगर आपने ये भी देख लिया तो अच्छी बात है, बट वो भी आपने तीनों स्टार्टिंग से देखनी चलनी है, ठीक है। चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करेंगे फिर अब नेक्स्ट क्लास मेरी, सेम टाइम सेम जगह। इसके बाद अभी आपकी कंप्लीट की क्लास आएगी संजीव सप्रा सर की जी। और मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे जितनी क्लासेस मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ सर आपके लिए डाल रहा हूँ, मैं आपको ये फील करवाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में क्वालिटी होती क्या सर। और सही बता रहा हूँ सर, आपको भी नहीं पता लगेगा, आप जब एग्जाम दे के बाहर आओगे ना, आप अप्रिशिएट फील करोगे कि वाकई सर क्वालिटी थी, मतलब लो पढ़ने का ना मजा आया है, ठीक है जी। संजीव सप्रा सर की क्लास है, उसके बाद फिर GIGL की होगी, अंकुश बंसल सर की होगी, फिर दोबारा सप्रा सर की सेटिंग अप की होगी। आज 4 क्लास यूट्यूब के ऊपर चलेंगी, उम्मीद करूंगा सारे बच्चे उसको देखेंगे। और ये बार में दोस्तों को भी बताओगे जी, और ये दोस्तों को बताना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। चलो जी, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू जी, लव यू, टेक केयर, बाय बाय जी, बाय बाय। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, जगमगाते रहो, खुशियां बांटो जी, बाय बाय।